हेलो बच्चों। तो बच्चों अब तक हमने हमारी पिछली वीडियो के अंदर हमने रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे निकालते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। आफ्टर दैट हमने किसी भी रिएक्शन की, किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट को एक्सप्रेस करने के तरीके देखे थे और मैंने आपको बताया था कि उसमें जो क्या होते हैं हमारे पास स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं, उनको कहाँ पे डिवाइड में यूज किया जाता था। क्लियर थी बात ये? तो आई होप आपको रेट ऑफ रिएक्शन ROR जो है वो अकॉर्डिंग टू विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट एंड विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट दोनों आपको कैलकुलेट करनी आई थी। इसके बाद हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन का मेजरमेंट कैसे किया जाता है। अच्छा, पहली बात यह है कि इस मेजरमेंट का मतलब क्या है। तो बच्चों अगर मैं मान लीजिए कि एक रिएक्शन लिखता हूं, मान लीजिए कि वो आपके पास है कार्बन मोनोऑक्साइड के 2 प्लस में क्या है एक O2 जो किस में कन्वर्ट होता है 2 मोल्स ऑफ CO2 का फॉर्मेशन कर रहा था। अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं, हालांकि ये रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, स्लो रिएक्शन है, लेकिन फिर भी अगर मैं कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस में ऑक्सीजन की अगर बात करूं जो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहे थे, इस रिएक्शन के मुझे रेट को कैलकुलेट करने के तीन जो है वो चीज़ें मिलती है, तीन मेथड मिलते हैं। तो मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो 3 टाइप की है। जो सबसे पहली है वो क्या है, उसे कहा जाता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। जो फर्स्ट टाइप है वो क्या है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। आफ्टर दैट जो सेकंड टाइप होता है वो है हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एंड जो थर्ड है वो है हमारे पास इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन मतलब किसी भी रेट को, किसी भी रिएक्शन की रेट को 3 तरीकों से क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो रिएक्शन किस टाइप की है। किसी भी एक तरीका का यूज होता है अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा। मेरे कहने का मतलब है कि अगर मुझे डाटा गिवन हो तो उसके हिसाब से या तो मैं उसकी एवरेज या फिर इंस्टेंटेनियस या फिर क्या पूछा जाता है उसकी इनिशियल रेट, मतलब तीनों में से कोई एक रेट जो है वो आपको पूछी जाती है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं ग्राफिकल मेथड के बारे में थोड़ा सा, कि ग्राफ जो है वो कैसे बनते हैं। ग्राफिकल मेथड किसके, रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट। कि अगर मैं किसी भी रिएक्शन का ग्राफ बनाता हूं किसके रिस्पेक्ट में, टाइम और कंसंट्रेशन को लेकर के, कि टाइम और कंसंट्रेशन के हिसाब से अगर हम किसी भी रिएक्शन का ग्राफ बनाते हैं तो कैसा होता है। विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट कैसा होगा, मैंने आपको बताया था कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हमेशा क्या होता है, डिक्रीज होता है। मान लीजिए इस तरफ आपके पास क्या गिवन है, टाइम था, और यहां पर आपके पास क्या दिया गया है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ क्या है, रिएक्टेंट। अब बताया गया है कि 0 टाइम पे उसका मैक्सिमम क्या था, कंसंट्रेशन था, जो आपने कितना मान लिया, C कंसंट्रेशन। कि रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है जब टाइम क्या था, 0, दैट मीन्स उस टाइम बिल्कुल 0 प्रोडक्ट बना हुआ था। मतलब अब क्या है कि प्रोडक्ट तो बना हुआ नहीं है, तो टोटल कंसंट्रेशन कितना है रिएक्टेंट का, C है। जैसे जैसे टाइम जाएगा, जैसे जैसे टाइम निकलेगा, क्या होगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। इसका मतलब इसका जो ग्राफ है वो आपको कैसा, डिक्रीजिंग ग्राफ मिलेगा। क्लियर थी बच्चों बात ये किसका ग्राफ है, रेट ऑफ रिएक्शन का निकालने का, लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ टाइम, लेकिन किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए ये ग्राफ आपके पास। यहीं पर मैं अगर प्रोडक्ट की बात करूं तो मान लीजिए ये आपके पास क्या है, टाइम है। आफ्टर दैट इधर आपने क्या ले रखा है, कंसंट्रेशन है किसका, ऑफ प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है। 0 टाइम पे कोई भी प्रोडक्ट नहीं होता। जब टाइम 0 था कंसंट्रेशन भी कितना था, प्रोडक्ट का 0 था। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे की तरफ बढ़ेगा कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसका जो ग्राफ है वो आपको ऐसा मिलेगा। मतलब ये क्या है, ग्राफ किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए। तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के जो ग्राफ हैं वो आपको डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर दिखाई देते हैं। तो आई होप आपको ग्राफिकल मेथड पता चला कि अगर मुझे कोई डाटा गिवन होता है, डाटा गिवन का मतलब क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैं इसी के लिए बात करूं कि कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड CO2 है, और मैं बोलता हूं कि जब टाइम कितना था, 0 सेकेंड था, इसका कंसंट्रेशन मान लीजिए आपके पास 30 मोल पर लीटर था, 30 मोल पर लीटर।
इसका जो कंसंट्रेशन है वो आपके पास 25 मोल पर लीटर है, तो ये कितना है उस समय 0 है। आफ्टर सम टाइम t1 टाइम पे ये क्या होगा, मान लो कि 2 सेकंड ले लिया, 2 सेकंड के बाद ये बचता है मान लीजिए 28 मोल पर लीटर, इसका कंसंट्रेशन हो गया 24 और इसका कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बना अकॉर्डिंग टू रिएक्टेंट। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ये डाटा मुझे गिवन होता है, क्यों? क्योंकि बेटा रेट को हमेशा एक चीज याद रखना कि रेट हमेशा एक्सपेरिमेंटल डाटा से कैलकुलेट की जाती है। एक्सपेरिमेंटल डाटा होते हैं, मतलब हम अपनी तरफ से कोई डाटा नहीं ले सकते। एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और देखा जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है कि कितने टाइम में कितना रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ या कितने टाइम में कितने प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। तो इसका मतलब एक्सपेरिमेंटली आपको कुछ ना कुछ गिवन होगी। जो वैल्यूज गिवन हैं वो मान लीजिए अब t = 3 सेकंड के लिए समथिंग ये 25 है, ये 22 बच गया एंड आफ्टर दैट ये इतना होता है। रेट आपको पता चल रही है कि कंसंट्रेशन डिक्रीज और प्रोडक्ट जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज। ये 2 मान लीजिए, ये 4 मान लीजिए, जैसे भी है। समझ रहे हो बात ये? तो अब इस डाटा को मैं क्या करूंगा, ग्राफ में प्लॉट करूंगा। ग्राफ कैसे बनाया जाएगा वो आप लिख लीजिए, क्योंकि रेट तो चाहे इस प्रोडक्ट रिएक्टेंट की ले, चाहे इसकी, चाहे प्रोडक्ट इसके लिए, रेट तो सेम है। मैं मान लीजिए इस डाटा को यूज करके ग्राफ बनाऊंगा, तो t = 0 सेकंड पे कितना है 30, आफ्टर दैट 2 सेकंड पे कितना आएगा 28, फिर ये क्या बनेगा, आपके पास एक ग्राफ बनेगा जो कुछ इस प्रकार का मिलने वाला था। मतलब ग्राफ को प्लॉट किया जाता है किसका यूज करके, जो एक्सपेरिमेंटल डाटाज आपको क्या होते हैं, गिवन होते हैं, उनका यूज करके। तो आई होप कि ये क्लियर है बात कि किसी भी रिएक्शन की रेट को कैलकुलेट करने के लिए या फिर किसी भी रिएक्शन का जो ग्राफ है कंसंट्रेशन और टाइम के रिस्पेक्ट में बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, ग्राफ को प्लॉट करने के लिए डाटा की जरूरत होती है। तो आई होप ये क्लियर था। अब बात ये है कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एंड इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या है। तो मैं सबसे पहले जो है वो कर रहा हूं बात किसके बारे में, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, तो बच्चों हमने मान लीजिए ये आपके पास क्या है कि एक ए रिएक्टेंट है, बी रिएक्टेंट है और इससे सी प्रोडक्ट बन रहा है। क्लियर थी बातें? मैंने आपको रेट ऑफ रिएक्शन बताई थी। रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर मैंने कहा था कि ये क्या होता है, माइनस का चेंज डेल, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन में डेल चेंज इन टाइम इक्वल किसके होगा, माइनस में डेल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी और चेंज इन टाइम होगा। आफ्टर दैट क्या होगा, प्लस में चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन में क्या होगा, चेंज इन टाइम होगा। तो बच्चों ये जो चीज थी जो हम कैलकुलेट करते थे, ये कौन सी रेट थी, ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन थी। क्यों? क्योंकि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो वो क्या होता है, चेंज इन टाइम। दैट मीन्स कि हमारे पास एक टाइम होगा, एक टाइम इलेप्स होगा कि पहले इतना था बाद में इतना है, और चेंज इन कंसंट्रेशन मतलब उस टाइम पे हमें क्या होगी, गिवन कंसंट्रेशन होगी। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन, कौन सी रेट ऑफ रिएक्शन, इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, कि जब भी आपके पास क्या होता है, एक टाइम गैप होता है, एट दैट टाइम जो रेट कैलकुलेट की जाती है उसे क्या कहा जाता है, उसे हम बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका ग्राफिकल मेथड रिएक्टेंट के लिए अगर बनाना चाहूं तो कैसे करूंगा, मैंने बोला कि ये आपके पास क्या है, इस तरफ तो कंसंट्रेशन है किसका, रिएक्टेंट का, यहां आपके पास क्या है, टाइम दिया गया है जो किस में है, सेकंड में, ये मोल पर लीटर के अंदर है। रिएक्टेंट जो है उसका ग्राफ आपको कुछ ऐसा मिला कि हमने कोई ग्राफ बनाया वो ऐसा था। अब मान लीजिए ये 0 था ना, तो यहां पर t1 टाइम मान लिया। t1 टाइम पर अगर मैं कंसंट्रेशन की बात करूं तो मान लो वो आपके पास कितनी है, यहां पे x1 कंसंट्रेशन है, t1 टाइम पे कंसंट्रेशन कितना है, x1। फिर t2 टाइम की अगर मैं बात करूं तो t2 टाइम पे कंसंट्रेशन कितना होगा आपके पास, ये रहा x2 होगा। क्लियर? मतलब मुझे इस टाइम इंटरवल t1 से लेकर के t2 के बीच की क्या करनी है, रेट निकालनी है, और वो रेट क्या कहाँ है, इतनी दूर की रेट निकालनी है। समझ रहे हो? मतलब मुझे ये नहीं मतलब पता कि इसकी रेट कितनी है,
ना हमें ये कैलकुलेट करना कि आगे जो रिएक्टेंट में चेंज आया उसकी रेट कितनी है। हमें एक फिक्स टाइम दिया गया है कि 4 सेकंड के बाद और 6 सेकंड से पहले इनके बीच में रेट ऑफ रिएक्शन क्या थी। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ तो है नहीं, जो यहाँ की वैल्यू कैलकुलेट करें वो इतनी सेम मिलेगी। ये क्या है? कर्व है। और कर्व में क्या होता है कि हर एक टाइम पे अलग अलग, हर एक इंटरवल पे आपको क्या मिलेगी? एक डिफरेंट रेट मिलेगी। समझ रहे हो? डाटा से भी आपको पता चलेगा ये कि जरूरी नहीं कि इक्वल पोर्शन में क्या हो, इक्वल प्रोडक्ट बने। सम टाइम ज़्यादा ले लिया जाता है, प्रोडक्ट क्या बनता है? कम बनता है। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड करता है ना रिएक्शन पे। और हालांकि फैक्टर के बारे में जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि कंसंट्रेशन का भी फर्क होता है कि पहले 5 लीटर रिएक्टेंट थे, अब अगर वो 2 लीटर हो गए तो रेट अपने आप डिक्रीज हो जाएगी, प्रोडक्ट कम बनेगा। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन क्या हो चुका है? कम हो चुका है। कोलिजन थ्योरी के अंदर हम इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखिए, यहां अगर मैं इतने पोर्शन की रेट बताना चाहूं और मान लीजिए ये कौन से रिएक्टेंट की रेट है? ए की। समझ रहे हो बात ये? तो हम क्या बोलेंगे कि माइनस में जो dA/dt है, इसका मतलब क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन। चेंज इन कंसंट्रेशन क्या होगा? T1 पे कितनी है? x1 माइनस में कितनी होगी? एक बार माइनस यहां हटा दिया मैंने, रेट लिख रहा हूं सिर्फ। x1 माइनस कितना आएगा? x2 और अपोन में कितना आएगा आपके पास? सॉरी ये कितना आएगा आपके पास? x2 माइनस x1, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल टाइम माइनस कितना आएगा? इनिशियल टाइम। और हमें ये भी तो पता है कि x2 क्या है? कम है किससे? x1 से। दैट मीन्स कि x2 माइनस x1 क्या आएगा हमारे पास? एक नेगेटिव वैल्यू लेकर के आएगा। आई होप ये क्लियर होगा। तो dA/dt रिएक्टेंट के हिसाब से कितना आएगा? माइनस का x2 माइनस x1 अपॉन में क्या आएगा? T2 माइनस T1। दैट मीन्स ये तो क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A, और ये क्या है? चेंज इन टाइम। सॉरी डेल है बेटा, यहाँ पे डी वाला कंसेप्ट अभी तक नहीं है ये। तो क्या बताया मैंने आपको बताया कि अगर आपको कोई गिवन डाटा होता है तो आपको एक टाइम इंटरवल दिया जाता है और आपसे उसी टाइम इंटरवल के बीच में रेट को कैलकुलेट करने को कहा जाता है। वो कैसे करते हो? चेंज इन कंसंट्रेशन और अपॉन में क्या होता है? चेंज इन टाइम होता है। तो अब तक हम जितनी भी रेट कैलकुलेट कर रहे थे, जितने भी हमने फार्मूले लगाए थे डेल वाले, वो सभी के सभी किसके थे? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के थे। मतलब किसी गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में, चेंज इन टाइम में अगर आपको रेट कैलकुलेट करनी है तो उसे कहा जाता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो आई होप ये क्लियर है कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो क्लियर? तो चलिए, अगर अब तो आपको पता है ना कि प्रोडक्ट के लिए हम करेंगे तो कैसे होगा। प्रोडक्ट के लिए ग्राफ ये है, इस पे क्या होगा? T1 टाइम पे x1 कंसंट्रेशन, फिर क्या होगा? T2 टाइम पे x2 कंसंट्रेशन। आप कर सकते हो, इसको भी प्लस का वैल्यू आएगा क्योंकि x2 ज़्यादा है, x2 माइनस x1, T2 माइनस T1 वैल्यू पर पता चल रही है कि क्या आएगी? प्लस की आएगी आपके पास। तो आई होप कि ये सब क्लियर है कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है। द रेट ऑफ रिएक्शन इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। कि किसी भी टाइम इंटरवल में जो कैलकुलेट की जाती है उसे क्या कहते हैं? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। कैसे पता चलता है? क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आपको कौन सी रेट निकालनी है। टाइम इंटरवल दिया गया है तो 100% वहां पे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकलेगी। और डेल किसके लिए? एवरेज के लिए यूज किया जाता है। तो चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं, जो है हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास एवरेज रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है कि इंस्टेंट का मतलब गिवन टाइम पे। तो अगर मैं पहले डेफिनेशन बताऊं आपको इसके कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? द रेट ऑफ रिएक्शन कि वो रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन जब क्या होता है? डेल टी अप्रोचेस टू जीरो, कि ये वो रेट ऑफ रिएक्शन होती है जब चेंज इन टाइम क्या होता है? जीरो होता है। दैट मीन्स जब T2 माइनस T1 क्या होता है? जीरो। इसका मतलब क्या कि दोनों वैल्यू क्या है? सेम है। समझ रहे हो ना कि जब टाइम क्या होता है? इंस्टेंट होता है। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में रेट ऑफ रिएक्शन, मैं एग्जैक्ट बोलूंगा कि 2 सेकंड
पर रेट क्या थी, मतलब ना मुझे उससे कम और ना मुझे उससे ज़्यादा, उसी टाइम पर हमें क्या करनी है, उसकी ROR बतानी है। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन डेल टी किसकी तरफ अप्रोच करता है, 0 की तरफ, और द रेट एट एनी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, और वो रेट जो किसी भी एक टाइम पर, किसी भी फिक्स टाइम पर आपसे पूछी जाए, उसे क्या कहा जाता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। तो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो कैसा मिलेगा आपको, मान लीजिए ये क्या है आपके पास, यहाँ पे तो टाइम है, आपको पता ही है, इस तरफ आपके पास क्या है, कंसंट्रेशन, और वो भी हमने किसका ले लिया, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। दैट मीन्स कि ग्राफ आपको कुछ ऐसा मिलने वाला था। क्लियर है बात ये। अब अगर आपको ये कहा जाए कि ये 0 यहाँ पे t1 टाइम है, तो t1 टाइम पे या t टाइम पे आपको क्या करनी है, रेट कैलकुलेट करनी है। तो आप क्या करोगे, t टाइम पे कंसंट्रेशन देखोगे, और t टाइम पे कंसंट्रेशन मान लीजिए आपके पास क्या है, x है। क्लियर है बात ये। और हमें ये भी पता है कि डेल टी किसकी तरफ अप्रोच करता है, 0 की तरफ अप्रोच करता है। किसमें, जब आप क्या करते हो, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हो। क्यों, क्योंकि दोनों टाइम सेम जगह है, मतलब फिक्स टाइम पे आपको क्या करनी है, इंस्टेंट टाइम पे आपको क्या करनी है, रेट कैलकुलेट करनी है। तो प्रश्न तो आता है कि सर पहले तो हमारे पास क्या था, हम लिख देते थे कि चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन क्या लिखते थे, टाइम लिखते थे, लेकिन इंस्टेंटेनियस पे रेट कैसे कैलकुलेट करें। अब हमें कैसे पता चलेगा, या फिर मान लो माइक्रो सेकंड का डिफरेंस है, या बहुत कम टाइम का डिफरेंस है, या फिर इक्वली ऑलमोस्ट, तो एट दैट टाइम हम उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर रेट को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों याद रखना, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होती है, स्लोप ऑफ इक्वेशन। किसके इक्वल होती है, स्लो, मैथमेटिकल पोर्शन है, स्लोप ऑफ इक्वेशन या स्लोप ऑफ लाइन के क्या होती है, वो इक्वल होती है। मतलब एट दैट इंस्टेंट, स्लोप ऑफ लाइन एट दैट इंस्टेंट, कि उस टाइम पर आपको कोई ग्राफ दिया गया, सॉरी कोई गिवन एक्सपेरिमेंटल डाटा दिया गया, आपने उससे ग्राफ को प्लॉट किया, इंस्टेंटेनियस रेट आपसे पूछा गया, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ग्राफ को प्लॉट करोगे, फिर उस टाइम को देखोगे, और एट दैट टाइम उस पर आप एक स्लोप को क्या करोगे, बनाओगे। उसी इंस्टेंट पर, उसी टी टाइम पर आप क्या करोगे, एक स्लोप टेंजेंट को ड्रा करोगे, या फिर यहां लिखते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ लाइन एट दैट इंस्टेंट। मतलब उस टाइम पर आप क्या करोगे, एक स्लोप ड्रा करोगे, उस स्लोप टेंजेंट ड्रा करोगे, उस टेंजेंट की जो स्लोप होती है उसी को आप क्या कहते हो, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन मेजर करोगे। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर किया जाता है उसी इंस्टेंट पर, उसी लाइन पर जो ग्राफ आपने बनाया है, जो कर्व आपने बनाया है, उस पर एक टेंजेंट बनाइए और उसकी क्या कैलकुलेट कीजिए, आप स्लोप को निकालिए, उसे कहा जाता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, अगर मैं यहां बात करता हूं किसकी तरफ, रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की, तो आप कैसे लिखते हो, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन में क्या होता है, चेंज इन टाइम, बट लेकिन इन किसके अंदर, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर, या फिर हम इसको लिखते हैं इंस्टेंटेनियस, INST, ठीक है ना, आर रेट ऑफ रिएक्शन इंस्टेंटेनियस, इसको लिखा जाता है RAV, रेट ऑफ, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में क्या होता है, डेल टी अप्रोचेस टू 0। दैट मीन्स कि अगर मैं लिमिट लगाता हूं, मैथ में पढ़ा है ना हमने कि अगर हम क्या करते हैं, इस पर लिमिट लगाते हैं, लिमिट लगाया कि डेल टी अप्रोच करता है किसकी तरफ, 0 की तरफ, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, माइनस तो रह गया बाहर, इस वैल्यू को और इसको, जो चेंज इन कंसंट्रेशन किसके लिए, ज्यादा बड़ी वैल्यू के लिए हम चेंज यूज करते थे, स्मॉल वैल्यू का चेंज किससे डिनोट किया जाता है, डी से। मतलब ये किस में कन्वर्ट होगा, dr अपॉन dt से। तो dr अपॉन dt क्या है, dr अपॉन dt का मतलब है यहां पे कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को ये शो करता है। समझ में आई बात है। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या लिख देंगे आगे, स्लोप ऑफ
टेंजेंट की, टेंजेंट की स्लोप भी बोलते हैं। रीज़न समझ लो क्यों। टेंजेंट की अगर हम बात करें किसी भी ट्राइंगल के अंदर, मान लीजिए ये एंगल आपके पास कितना है, थीटा है। अच्छा, आफ्टर दैट ये क्या होता है, बेस परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस होता है कि नहीं। अच्छा, टेंजेंट कैसे कैलकुलेट होता था, टेन थीटा की वैल्यू क्या थी, टेन थीटा था आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन में क्या था, बेस था। क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस था। तो मतलब अगर मुझे इस कर्व पर टेंजेंट ड्रॉ करनी थी तो मैं क्या करूंगा, पहले इस पर टेंजेंट अगर मैंने ड्रॉ कर दी तो मैं इस पर क्या करूंगा, एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहा हूं। मैंने वो ट्रायंगल बना ली, ये आपके पास वो टेंजेंट है, ट्रायंगल है, समझ में आई बात है। और इसके लिए जो टेन थीटा की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, परपेंडिकुलर अपॉन में क्या आएगा, हाइपोटेनियस के इक्वल आएगा, बेस के इक्वल आएगा। परपेंडिकुलर क्या है, ये रहा, ये क्या है, स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन इस टाइम के लिए, मतलब ये है आपके पास dx। और अगर आप r की बात करते हो तो ये क्या है, आप dr है। अपॉन में ये क्या है आपके पास, चेंज इन टाइम, लेकिन इस स्मॉल इंटरवल के लिए, मतलब dt होगा। मतलब टेन थीटा की वैल्यू स्लोप जो है वो आपके पास कितनी आती है, dr अपॉन में किसके इक्वल आएगी, dt के इक्वल। समझ में आई बात है। तो अब आपको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए सिर्फ क्या करना होगा, गिवन एक्सपेरिमेंटल डाटा को पढ़ो, उससे ग्राफ बनाओ, जिस इंस्टेंट पर रेट पूछी जाती है हम उस पर एक टेंजेंट ड्रा करेंगे, फिर हम उसके लिए एक स्लोप की वैल्यू निकालेंगे और बोलेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन इज माइनस ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, माइनस, इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस ऑफ स्लोप ऑफ किसके आएगा, टेंजेंट के इक्वल आएगा। तो आई होप कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन आपको समझ में आया कि ये क्या होता है, कि किसी भी फिक्स टाइम पर जो रेट कैलकुलेट की जाती है उसे क्या कहा जाता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। और कि कैसे कैलकुलेट की जाती है, उसी पर एक ट्रायंगल को क्या करके ड्रा करके, एक टेंजेंट को ड्रा करके, उस टेंजेंट के हम क्या करते हैं, उसकी स्लोप को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आई होप इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन तो क्लियर है। अगर नीचे का पोर्शन दिख रहा है तो बता देता हूं। इनिशियल जो थर्ड है हमारे पास वो क्या है, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। इनिशियल का मतलब क्या है, व्हेन टाइम कितना है, जीरो है, टाइम कितना है, जीरो। मतलब एट दैट टाइम, सम टाइम ऐसा होता है कि जो रिएक्टेंट होते हैं उसका स्मॉल पोर्शन आपस में रिएक्शन करना शुरू कर देता है जीरो टाइम पे, ऐड करते हैं। अब 0 से 1 सेकेंड होने में टाइम तो लगा, मतलब अगर मैं इस 0 से 1 की बात करूं तो मैं ये बोलूंगा कि बहुत इतना कम चेंज है कि ये मान लूं कि शुरुआत ही है रिएक्शन की। एट दैट टाइम रिएक्शन की जो रेट होती है उसे क्या कहा जाता है, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। बहुत इजी है, बिल्कुल इजी है। अगर आपको मैं इसका क्वेश्चन एक लेकर के देखूं, फॉर एग्जांपल अगर आपको कहा जाए कि इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन की, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इज गिवन बाय द इक्वेशन, एक इक्वेशन दी गई है आपको उसकी कंसंट्रेशन की, और वो है आपके पास 5x² प्लस 3x प्लस 2 से। क्या बोला, समझ में आया ना, कि कोई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का टाइम के साथ जो इक्वेशन बना ये है। अब इससे आप क्या कर सकते हो, कर्व बना सकते हो। मतलब ये 100% आपको कोई ना कोई क्या मिलेगा, एक कर्व की फॉर्म में मिलेगा। आपको मैंने पूछा इसी पे कि कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले तो आपको क्या करनी है, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर कि इनिशियल के लिए हमें चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखना पड़ेगा। सॉरी यहाँ पे टाइम है बच्चों, 5t² एंड 3t, ठीक है ना। कंसंट्रेशन टाइम का ही तो क्या होता है, इक्वेशन बनता है। तो dc/dt करोगे कितना आएगा, 5 2 जा कितना 10t, 3t का क्या बचेगा 3, और इसका कितना आएगा आपके पास 0। इनिशियल का जब टाइम 0 था, टाइम को अगर 0 रखोगे वैल्यू कितना आएगा 3, मतलब इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के हिसाब से कितना आएगा आपके पास 3 आएगा। समझ रहे हो। तो इनिशियल रेट कैलकुलेट करना बहुत इजी है। आपके पास क्या होगा, कोई गिवन इक्वेशन होगा, आप उसको टाइम को 0 करके उसकी रेट को क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे, वही क्या होगा, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन होगा। और ये तो dc/dt किस लिए है, रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हमने ये किया है। तो
तो आई होप कि इनिशियल रेट क्लियर है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन भी क्लियर है, और आफ्टर दैट इससे पहले जो मैंने बताया था एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ये तीनों पॉइंट्स भी क्लियर होंगे। तो आइए चलते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ। तो बच्चों जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, कि रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। हम इनको डिटेल से तो नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल से पोर्शन है, हम इनके बारे में आगे पढ़ने वाले हैं हमारे पूरे चैप्टर के अंदर, लेकिन फिर भी मैं आपको सिर्फ जो है कुछ फैक्टर्स के बारे में बता देता हूँ कि ये रेट को किस प्रकार से क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला है बच्चों हमारे पास नेचर ऑफ रिएक्टेंट। सबसे फर्स्ट जो है वो क्या है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कि रिएक्टेंट के नेचर का क्या होता है, इफेक्ट होता है। इफेक्ट पड़ता है किसके ऊपर, रेट के ऊपर। कैसे, हमने एक रिएक्शन लिखी, मान लीजिए वो एक तो मैंने कार्बन वाली रिएक्शन लिखी थी कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस में क्या लिखा था मैंने, ऑक्सीजन। आफ्टर दैट किसका फॉर्मेशन था, CO2 का, है कि नहीं। हाफ ही ले लेते हैं। अगर यहीं पर मैं रिएक्शन की बात करूं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की कर लीजिए, नाइट्रोन अगर क्या करता है, हाफ ऑफ O2 के साथ रिएक्शन करता है तो डायनाइट्रोजन ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। अच्छा याद देखना, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि ये रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, फास्ट, और ये रिएक्शन क्या होती है, स्लो होती है। रीज़न मैंने आपको बताए थे कि डिफरेंट रिएक्टेंट रिक्वायर डिफरेंट एनर्जी फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ द बोन्स, कि बोन्स के ब्रेकडाउन के लिए, बोन्स के फॉर्मेशन के लिए हर एक अलग रिएक्टेंट को अलग क्या चाहिए थी, एनर्जी चाहिए थी। मतलब ईच रिएक्टेंट की क्या होती है, स्पेसिफिक एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। क्या होती है, स्पेसिफिक एनर्जी रिक्वायरमेंट्स होती है। और इसी के चलते क्या होता है कि इफेक्ट होता है किनका, जो नेचर का, रिएक्टेंट का। मतलब डिफरेंट रिएक्टेंट हैव द डिफरेंट रेट ऑफ रिएक्शन। अलग अलग रिएक्टेंट की रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, अलग अलग होती है, चाहे रिएक्शन दिखने में सेम क्या हो, लेकिन क्या हुआ, रिएक्टेंट बदल गया। रिएक्टेंट बदल गया तो बॉन्ड फॉर्मेशन की एनर्जी, बॉन्ड ब्रेकडाउन की एनर्जी दोनों चेंज हो जाएंगी। समझ रहे हो बात ये। इसका मतलब रिएक्टेंट का बड़ा बड़ा सा फर्क दिखता है हमें रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। तो बच्चों जो सेकंड पॉइंट है वो है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ किसका, रिएक्टेंट की। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होता है, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जितना ज़्यादा रिएक्टेंट होगा रेट उतना ही फास्ट होगा। रीज़न, क्योंकि ज़्यादा रिएक्टेंट का मतलब मोर पार्टिकल्स आपस में रिएक्ट कर सकते हैं। जितने ज़्यादा पार्टिकल्स आपस में रिएक्शन करेंगे, एटम्स मॉलिक्यूल रिएक्शन करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन कुछ समय के बाद रेट क्या हो, कंसंट्रेशन हो जाता है कम, पार्टिकल्स बचते हैं रिएक्ट करने वाले कम, रेट क्या हो जाएगी, अपने आप कम हो जाएगी। समझ में आई बात है। तो क्या होता है कंसंट्रेशन का इफेक्ट, लार्जर दी कंसंट्रेशन, लार्जर दी कंसंट्रेशन, समझ में आई बात है, हायर द रेट ऑफ रिएक्शन, हायर द ROR। रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज़्यादा होती है जितनी ज़्यादा क्या होती है, कंसंट्रेशन होती है। लार्जर द कंसंट्रेशन ऑफ किसकी, रिएक्टेंट की। रिएक्टेंट जितने ज़्यादा होते हैं प्रोडक्ट उतना ही ज़्यादा बनता है, जल्दी बनता है। समझ में आई बात है। एक चीज़ याद रखना, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज आफ्टर सम टाइम। कुछ समय के बाद रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। रीजन, एज concentration of reactant डिक्रीज, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होता है, डिक्रीज होता है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन भी कुछ समय के बाद में क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो आई होप कि ये दोनों पॉइंट आपके समझ में आए होंगे कि कंसंट्रेशन का और इन चीज़ों का जो है वो क्या इफेक्ट होता है किसके ऊपर, रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। समझ में आई बच्चों बात ये। अब जो अगला पॉइंट है वो है टेम्परेचर। हालांकि टेम्परेचर के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, थर्ड पॉइंट है हमारा ये। बस आप इतना देख लीजिए कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्योंकि उतने ही ज़्यादा पार्टिकल्स आपस में रिएक्ट करना स्टार्ट करेंगे। कोलिजन थ्योरी के अंदर बताया जाएगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर अर्हेनियस की इक्वेशन के द्वारा दिया जाएगा। अर्हेनियस ने एक इक्वेशन बताई थी और बोला कि इफ़ वी इंक्रीज टेम्परेचर
बाय 10 डिग्री सेल्सियस, अगर हम टेम्परेचर को कितना 10 डिग्री बढ़ा देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन इतना ज़्यादा बढ़ता है टेम्परेचर से। अगर आप 10 डिग्री टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है आपका पास 2 टाइम्स हो जाता है। अरेनियस ने इसको प्रूफ करके दिया था, हमारे पास प्रूफ भी हैं, हम इसको आगे करेंगे भी। बस आप देख लीजिए कि टेम्परेचर का इसके ऊपर इफेक्ट होता है। जो फोर्थ पॉइंट है हमारे पास वो है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होते हैं बच्चों? वो जो रेट ऑफ रिएक्शन में भाग नहीं लेते, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन को हमेशा क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ेगा अगर वहां पर क्या होता है, कोई कैटालिस्ट प्रेजेंट होता है। क्यों पढ़ेंगे इसके बारे में भी। एक्टिवेशन एनर्जी का एक कंसेप्ट आएगा, आप वहाँ पे फोकस रखना। मैंने आपको अभी बताया है कि हम सिर्फ फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, फैक्टर्स को डिस्कस नहीं कर रहे, क्योंकि फैक्टर्स जो हैं इनके बारे में हम आगे देखेंगे कि एक एक चीज़ को पढ़ेंगे, ठीक है ना, कि इनके फैक्टर अफेक्ट कैसे करते हैं। जैसे कि पहला तो आपको बताया गया है, इसका तो आंसर मिल चुका है। सेकंड वाला, इसका भी आंसर आपको मिल चुका है कि कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो प्रोडक्ट भी ज़्यादा मिलेगा। टेम्परेचर का इफेक्ट कैसे होता है और इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी बार क्वेश्चन आता भी है बोर्ड के अंदर। ज़्यादातर एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर कंसेप्ट आता है, कैटलिस्ट के ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। देखेंगे कैसे होगा ये। एक और है हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट कि रिएक्टेंट के सरफेस एरिया का भी क्या होगा, इफेक्ट होगा। रीजन, कई बार आपने नाम सुना होगा फाइनली डिवाइडेड। फाइनली डिवाइडेड इसका मतलब क्या होता है, बिल्कुल स्मॉल एटम्स में, स्मॉल पार्टिकल्स में उसको क्या करना, तोड़ देना। क्यों? क्योंकि मान लीजिए ये है सरफेस, आपको इतना ही प्रोवाइड करवाया गया, कोई ऐसा मेटल है, कोई ऐसी चीज़ है जिसकी रिएक्शन करवा रहे थे, एक क्यूबिकल फॉर्म में है। सरफेस आपको सिर्फ क्या मिलेगी, 6a² मिलेगा, समझ रहे हो। लेकिन अगर मैं क्या कर देता हूँ, इसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देता हूँ और मान लो n में तोड़ दिया, हर एक का कितना होता है 2πr², तो क्या होता है, सॉरी 4πr² क्या होता है, सरफेस एरिया होता है। अगर छोटे गोल पार्टिकल्स में तोड़ देता हूँ, ये उसका क्या होगा, 100% ज़्यादा सरफेस मिलेगा। मतलब अगर आप किसी भी चीज़ को सरफेस छोटे, जितना छोटे करोगे आप उसको, 1 ग्राम चीज़ को, एक 1 ग्राम इकट्ठा पड़ा है, उसको पार्टिकल्स में तोड़ दिया, जितने पार्टिकल ज़्यादा बनेंगे उतना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज़्यादा क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होता है, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज़्यादा होता है। फाइनली डिवाइडेड सबसे ज़्यादा क्या रखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन रखते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया कि रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। हमने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ा है। आज से हम जो हैं वो 2-2 वीडियो जो है वो पर डे मतलब डालने वाले हैं। 2-2 वीडियो हम इसके ऊपर करने वाले हैं। तो एक वीडियो मैंने अभी अपलोड कर दी है, एक आपको शाम तक मिल जाएगी। आफ्टर दैट आपको कंप्लीट पोर्शन पढ़ना है। अगर आप जो भी बुक यूज करते हो तो आपको इंस्टेंटेनियस रेट, एवरेज रेट, इनके मेजरमेंट पर कुछ ना कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप उनको सोल्व कीजिए। अगर नहीं समझ आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।